नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन में आपके साथ अदिति शर्मा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के दौरे पर 12 जनवरी को जींद पहुंच रहे हैं। वह यहां गोपाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। उनके इस आगमन को लेकर शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिस स्कूल परिसर और कमरे में मोहन भागवत ठहरेंगे, उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने अपने घेरे में ले लिया है। बता दें कि 2024 में होने जा रहे हरियाणा विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले मोहन भागवत का हरियाणा दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में आरएसएस की 1200 नई शाखाएं स्थापित करने की योजना है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जाएगा। प्रवास दौरान आरएसएस प्रमुख का मीडिया कर्मियों से कोई प्रोग्राम नहीं है तथा न ही वह कोई बाहरी दौरा करेंगे। वहीं उनके आगमन को लेकर वीवीआईपी सुरक्षा टीम के सदस्यों ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अलर्ट मोड में स्वास्थ्य विभाग आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जींद दौरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 सेफ हाउस बनाए गए हैं। एक सेफ हाउस गोपाल स्कूल में और दूसरा सिविल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर बनाया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने कहा कि दोनों सेफ हाउस में एसएमओ स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा 24 घंटे चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट एजी बेंच ने सरकार से संविदा कर्मचारियों के नियमों में बदलाव करने को कहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से उन कदमों के बारे में बताने को कहा था जहां संविदा कर्मचारी अपने जीवन के 20 साल देने के बाद मर जाते हैं, लेकिन पदों की कमी के कारण उन्हें नियमित नहीं किया जाता है। साथ ही हरियाणा के महाधिवक्ता को इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बेंच के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है। हरियाणा के एजी ने बेंच को बताया कि सरकार संविदा कर्मचारियों के लिए एक अलग कैडर बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा, लेकिन गेस्ट टीचर की तरह 58 साल तक सेवा कर सकेगा। सरकार के इस जवाब पर बेंच ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कैडर को नियमित नहीं कर सकते तो उनकी सेवा नियमित की जाए, जिसके लिए कोर्ट ने सरकार को 15 दिन का समय दिया है। हरियाणा में जनरल कैटेगरी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईपीबीजी ऐसे वर्ग के युवाओं को लंबित सरकारी नौकरियों में जल्द ही नौकरी ज्वाइन कराने का लाभ मिल सकता है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में ईपीबीजी के 46 युवाओं के नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अब 18 विभागों के 165 युवाओं को भी राहत की उम्मीद जगी है। बता दें कि कानूनी विवाद के चलते इन लोगों की नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो रहे थे। इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने साल 2015 में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया था, जिनके समय समय पर परिणाम भी घोषित हुए, लेकिन सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के प्रावधान के विरुद्ध हाईकोर्ट में केस दर्ज होने के बाद इनकी नियुक्ति पर तलवार लटकी हुई थी। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने करनाल में आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने की घोषणा की थी और साथ ही कहा था कि इसके लागू होने में जो भी कानूनी बाधाएं होंगी उन्हें सरकार हर संभव तरीके से दूर कराएगी। ऐसे में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार की मजबूत पैरवी के बाद 46 ईपीबीजी वर्ग के युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं, जिनकी नियुक्तियां कानूनी अड़चन की वजह से लंबे समय से अटकी हुई थी। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डीम्ड विश्वविद्यालय जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर से आर्ट एंड क्राफ्ट में 2 साल का डिप्लोमा रखने वालों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने एचएसएससी को उन सभी चयनित 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के पूर्ण परिणाम को संशोधित करने का भी निर्देश दिया है, जिन्होंने जेआरएन उदयपुर से डिप्लोमा उत्तीर्ण किया था और यदि उनके द्वारा प्राप्त अंक उनकी संबंधित श्रेणियों में अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक हैं, तो चयनित अभ्यर्थियों को उसी तिथि से नियुक्ति दी जाएगी। हाईकोर्ट ने उन्हें वेतन को छोड़कर सभी परिणामी लाभ देने का भी आदेश दिया है, जो अन्य को सेवा में शामिल होने की तारीख से दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने आयोग को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 4 सप्ताह के भीतर इन निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने आयोग की कार्यशैली के कारण उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाने का आदेश दिया है। यह राशि गरीब रोगी कल्याण कोष PGIMR चंडीगढ़ में जमा की जाएगी। हाईकोर्ट के जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने 14 नवंबर 2021 के नोटिस के माध्यम से घोषित परिणाम के अनुसार आर्ट एंड क्राफ्ट के पदों के लिए याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर
विचार करने के लिए HSSC को निर्देश देने की मांग वाली दर्जन भर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। बता दें कि याचिका के अनुसार जब 2006 में आर्ट एंड क्राफ्ट की भर्ती का विज्ञापन निकला था, उस समय उनको अयोग्य करार दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने एक याचिका दायर करके अपनी उम्मीदवारी की अस्वीकृति को चुनौती दी थी और उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई थी और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उनकी पात्रता को बरकरार रखने के लिए मामले को अंतिम रूप दिया गया था। हालांकि जब 2006 की भर्ती रद्द होने और सरकार ने पदों को फिर से विज्ञप्ति किया तो उन्हें HSSC ने योग्य नहीं माना गया तथा इस तथ्य के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उनके डिप्लोमा को बरकरार रखा था, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करना अदालत ने निर्धारित कानून का उल्लंघन है। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में विवेकानंद युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन संवाद भी सुनाया गया। इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा ने तैयारी का जायजा लेते समय कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोगों के विचारों और आदर्शों को अपने जीवन में धारण करना होगा। इसी विजन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश को लगातार आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सपने को साकार करने के लिए स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा महासम्मेलन के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल युवाओं के लिए काबिले तारीफ कार्य कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के कारण ही युवाओं को बगैर खर्ची और पर्ची की नौकरियां मिल रही हैं। इस तरह की फीडबैक विकसित भारत संकल्प और जनसंवाद यात्राओं के दौरान भी मिल रही है। आज प्रत्येक गांव से युवा बेटे और बेटियां उच्च पदों पर सरकारी नौकरियों पर लगे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में एक ऐसी कार्य प्रणाली स्थापित की है जो मिसाल है। इस कार्य प्रणाली से युवाओं के साथ साथ प्रदेश के हर नागरिक का मुख्यमंत्री को लेकर विश्वास बना है और युवा वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा है। इसलिए इस राज्य स्तरीय युवा महासम्मेलन में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग शिरकत करेंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। लोगों को कैंसर और मधुमेह जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और मोहाली के एक संस्थान ने मिलकर रोग प्रतिरोधक रंगीन गेहूं को विकसित किया है। इस गेहूं में भरपूर मात्रा में एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन नामक तत्व पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। HAU हिसार और नेशनल एग्री फूड बायोटेक संस्थान ने एक समझौते के तहत मोहाली में रंगीन गेहूं पैदा करना और हिसार के गेहूं विशेषज्ञों को गेहूं की दूसरी किस्मों के साथ संवर्धन करार कर इसका उत्पादन बढ़ाना था। इस दिशा में काम करते हुए दोनों संस्थानों के वैज्ञानिकों ने उत्कृष्ट कार्य करते हुए न सिर्फ काले रंग का गेहूं इजाद कर दिखाया है, बल्कि इसका अच्छा उत्पादन भी लिया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में अब पारंपरिक गेहूं के साथ काले, नीले और बैंगनी रंग के गेहूं भी पैदा हो रहे हैं, जिनमें पौष्टिक तत्वों की भरमार है। वैज्ञानिक अब इस दिशा में काम कर रहे हैं कि इन रंगीन गेहूं की किस्मों से भी सरबती गेहूं की ही तरह प्रति हेक्टेयर उत्पादन लिया जाए, ताकि पौष्टिकता के साथ गेहूं की प्रचुरता भी बरकरार रहे। नगर निगम रोहतक को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राज्य भर में शीर्ष स्थान मिला है। पिछले वर्ष यह दूसरे स्थान पर था। देश भर के सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 446 शहरों में से रोहतक 109वें स्थान पर है। रोहतक को कुल 9500 अंकों में से 5843.06 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि राज्य और राष्ट्रीय औसत क्रमश 2969 और 3526 हैं। स्वच्छता में शीर्ष स्थान पर लाने में शहर के सार्वजनिक शौचालयों, जल निकायों की सफाई और घर घर जाकर कचरा उठाने की प्रणाली महत्वपूर्ण साबित हुई है। रोहतक नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि जहां तक सर्वेक्षण के रिपोर्ट कार्ड का सवाल है, तो रोहतक नगर निगम ने सार्वजनिक शौचालयों और जल निकायों की सफाई के मामले में 100% घर घर कचरा संग्रहण में 99%, आवासीय और स्वच्छता में 98% अंक प्राप्त किए हैं, जबकि बाजार क्षेत्रों और डंप साइटों के सुधार में 88% अंक मिले हैं। उन्होंने बताया कि 8 गांवों और रोहतक शहर में प्रतिदिन कुल 175 टन कचरा एकत्र किया जाता है। इस काम में MCR के लगभग 800 सफाई कर्मचारी लगे हुए थे, जबकि घर घर से कूड़ा उठाने के लिए निजी एजेंसी को काम पर रखा गया था। उन्होंने बताया कि ठोस कचरे का निपटान सुनारियों कला गांव में स्थापित एक संयंत्र में किया गया।
अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड ने स्वच्छता रैंकिंग में एक बार फिर सराहनीय मुकाम प्राप्त किया है और पिछले वर्ष हासिल किए गए 26वें पायदान को पीछे धकेलते हुए अब देश में 23वां स्थान हासिल किया है। वहीं रैंकिंग में सुधार को लेकर सीबीए के मुख्य अधिशासी अधिकारी विनीत लोटे ने बताया कि ये उपलब्धि सभी के संयुक्त प्रयास से ही संभव हो पाई है। सीबीए ने स्वच्छता रैंकिंग में कुल 2595 अंक हासिल किए हैं। बता दें कि स्वच्छता रैंकिंग के तहत 61वें कैंटोनमेंटल बोर्ड में सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान टीम ने साफ सफाई के अलावा गंदगी के निस्तारण सहित अन्य कई अहम बिंदुओं पर विस्तृत विचार कर रिपोर्ट तैयार की थी। हरियाणा में अवैध कॉलोनी बसाने वालों को बड़ा झटका लगा है। अब अवैध कॉलोनियों में नहीं होंगे रजिस्ट्रियां। हरियाणा सरकार ने भू माफियाओं पर लगाम कसने के लिए यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। बता दें कि ग्रेटर फरीदाबाद के नए 24 गांवों में ट्यूबवेल ऑपरेटरों के संबंध में सरकार को गलत जानकारी भेजने पर मुख्यमंत्री ने निगम के एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया था। साथ ही मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया। खेल मैदान का जिक्र करें तो सबके जहन में हरियाणा के खिलाड़ियों की तस्वीरें उभरकर सामने आती हैं। राष्ट्रमंडल हो या फिर एशियाई खेलों की बात करें या फिर ओलंपिक खेलों की चर्चा हो तो हरियाणा के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा के पहलवान अमन सहरावत ने जगरेब ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में दुनिया के 7वें नंबर के पहलवान चीनी खिलाड़ी वान हाओ जाओ को 10-0 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा करते हुए हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया। पिछले लंबे समय से विवादों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ के लिए ये अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय दल यहां यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बैनर में खेल रहा है, क्योंकि समय पर चुनाव नहीं कराने के कारण भारतीय कुश्ती महासंघ को पिछले साल निलंबित कर दिया गया था। वहीं हाल ही में नवनिर्वाचित WFI की समस्त बोर्ड को भी भारतीय खेल मंत्रालय ने पहलवानों के विरोध के बाद सस्पेंड कर दिया था। अग्निपथ योजना को लेकर असंतुष्ट नजर आ रहे देश भर के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार अग्निवीरों का सेवा काल खत्म होने के बावजूद आपातकालीन स्थिति में उन्हें पुनः इस्तेमाल को लेकर रक्षा मंत्रालय को सुझाव मिले हैं और इस पर विचार किया जा रहा है कि साल 2026 से पहले इस संबंध में अंतिम फैसला लिया जाएगा, क्योंकि अग्निवीरों के पहले बैच का कार्यकाल उसी दौरान खत्म होगा। मौजूदा नियमों के तहत 4 साल का सेवाकाल पूरा करने के बाद अधिकतम 25% अग्निवीर सैनिकों को सेना में स्थायी नौकरी पर रखा जाएगा, जबकि 75% युवाओं की नौकरी समाप्त हो जाएगी। सेवा पूरी होने के वक्त इनमें से ज्यादातर सैनिकों की उम्र 25 साल के करीब होगी। हालांकि पुलिस और अर्धसैनिक बलों समेत राज्य सेवाओं में इन अग्निवीर सैनिकों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन सेनाओं के लिए उनका आपातकालीन महत्व बना रह सकता है। पिछले दिनों संसद में पेश एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ऐसे अग्निवीर सैनिकों की इमरजेंसी समय में सेवाएं लेने के लिए रक्षा मंत्रालय एक व्यवस्था स्थापित करे, क्योंकि ये युवा पूरी तरह से प्रशिक्षित होंगे और आपातकालीन स्थितियों में परिचित भी होंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि रिटायर्ड सैनिकों की उम्र कहीं ज्यादा होती है। ऐसे में योग्य और पुण्य सेवा के इच्छुक अग्निवीर सैनिकों का एक डाटाबेस तैयार होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सके। केंद्र सरकार के इस फैसले से निश्चित तौर पर अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को राहत पहुंचेगी। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने और ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए नए हाईवे और एक्सप्रेस वे का जाल बिछा रही है। इस कड़ी में करोड़ों रुपए की लागत से गुरुग्राम रेवाड़ी हाईवे का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि इसी साल ये हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा। बता दें कि इस हाईवे का निर्माण कार्य पिछले साल के आखिरी तक पूरा होना था, लेकिन कुछ अन्य प्रोजेक्ट इनमें जुड़ने के कारण हाईवे निर्माण में देरी हो रही है। वहीं इस हाईवे का निर्माण कार्य पूरा होने पर वाहन चालकों का सफर बेहद आसान हो जाएगा। इस हाईवे के निर्माण से न सिर्फ रेवाड़ी बल्कि हरियाणा के अन्य शहरों के साथ साथ राजस्थान और दिल्ली तक आवागमन की सरल हो जाएगा। फिलहाल गुरुग्राम से रेवाड़ी जाने के लिए वाहन चालकों को दिल्ली जयपुर NH48 हाईवे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे इस हाईवे पर ट्रैफिक दबाव बढ़ने से अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए गुरुग्राम रेवाड़ी सिंगल लेन सड़क मार्ग को 2021 में 4 लेन हाईवे में तब्दील करने का काम शुरू किया गया था। 46 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का 6 किलोमीटर लंबा हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा। इस हाईवे पर करीब 20 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण भी होगा। इतना ही नहीं, इस हाईवे पर वाहन चालकों को इंटरचेंज की सुविधा भी मिलेगी। लगभग 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले इस हाईवे को
50% काम पूरा हो चुका है और मार्च 2024 तक इस हाईवे पर वाहनों का आवागमन शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा के सभी जिले लगातार 17वें दिन कड़ाके की ठंड की चपेट में रहे। दिन के साथ अब रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। रेवाड़ी में वीरवार का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 6 साल में सबसे कम है। इससे पहले 2018 में किसी शहर का न्यूनतम तापमान 2.0 डिग्री दर्ज किया गया। बता दें कि वीरवार को पूरे दिन हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप रहा। सभी जिलों में कोल्ड डे रहा। हालांकि यह भी कमजोर रहेगा, इसका राज्य पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वहीं महेंद्रगढ़ के नारनौल में भी पारा 1.2 डिग्री रहा। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी और हिसार के बालसमंद में पाला भी पड़ा है। राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री कम दर्ज किया गया है। दिन का सबसे कम तापमान कुरुक्षेत्र में 11.1, करनाल 11.6 और अंबाला का 11.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए HNN।